जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य के आज की कड़ी में। हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। इससे पहले हमने 50 क्वेश्चन देखा था 2019 का PYQ। चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करते रहें। और क्या है कि 2019 का PYQ हिंदी साहित्य नेट JRF का हम लोग कर रहे हैं यूथ कंपटीशन से। 50 क्वेश्चन इस भाग में हम लोग कर चुके हैं। 2019 2 या 3 सेट में आया था, इसलिए ये आपका दूसरा सेट हम लोग कर रहे हैं, दूसरा। ठीक है, इसके बाद आपका 2018 का पेपर शुरू होगा, उसमें भी 2 सेट कम से कम होगा ही। ठीक, मतलब 2 पाली में पहले होती थी। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 51 है, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? तो प्रयुक्त गद्य पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की किस रचना से संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य, प्रलय की छाया, कामायनी या फिर स्कंदगुप्त? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, इसका विश्लेषण देखते हुए भी हम चलेंगे, ताकि बहुत से क्वेश्चन क्या है कि इसके अलावा हमारा हो जाए। ठीक है, इसके अलावा भी तैयार होते रहें। देखिए, प्रेम पथिक 1909 ब्रजभाषा में लिखित इंदु पत्रिका में प्रकाशित है। चित्राधार 1918 का है। झरना भी 1918 का है। और झरना छायावत का प्रथम काव्य संग्रह है। कानन कुसुम 1910 का है। खड़ी बोली कविताओं का इसमें संग्रह है। आंसू 1925 का है, एक श्रेष्ठ गीति काव्य है। महाराणा का महत्व 1928 का है और यह हिंदू में प्रकाशित है। लहर 1933 का है और लहर में मुक्तक रचनाओं का संग्रह है। कामायनी 1935 का एक महाकाव्य है और इसमें जो पात्र मनु श्रद्धा ईड़ा है, मनु मन का, श्रद्धा हृदय का, ईड़ा बुद्धि की प्रतीक है। क्वेश्चन 52 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यास कथा स्रोत की दृष्टि से उनके समय को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे आप रचनाओं को देख सकते हैं। ठीक है, रामदास का पोथा, पुनर्नवा, वाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख। देखिए, PYQ कम रिपीट भी होते हैं और PYQ करने से आपका 30 से 40 क्वेश्चन PYQ की मदद से सही हो जाते हैं। ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। वाणभट्ट की आत्मकथा 1946 की है, 7वीं शताब्दी। चारू चंद्र लेख आपका, एक मिनट, हाँ, चारू चंद्र लेख आपका कब है? 1963 का है और जो इसका कथा स्रोत है 12वीं-13वीं शताब्दी से लिया गया है। यह सन जरूर याद रखें, क्योंकि कालक्रम के अनुसार लगाने के लिए आता है। पुनर्नवा 1973, चौथी शताब्दी। अनामदास का पोथा 1976, औपनिषदिक काल है। क्वेश्चन 53 है। 53 क्या है? जिस प्रकार से जैसा पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण से है? तो यह क्वेश्चन आपका है। ऑप्शन है प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3 या फिर प्रकरण 4। तो इसका सही जवाब क्या है? प्रकरण 4। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबंध है? ऑप्शन है रामनरेश त्रिपाठी, रामेश्वर शुक्लांचल, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर भारत भूषण अग्रवाल। तो इसमें से एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है। तो सही आंसर की बात की जाए तो जैसे कि रामेश्वर शुक्ल अंचल भी है और बालकृष्ण शर्मा नवीन भी हैं, तो बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचनाओं की बात की जाए तो मधुलिका, अपराजिता, किरणबेला, करील, लाल चुनर, वर्षांत के बादल। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाओं की बात की जाए तो कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी है। रामनरेश त्रिपाठी का मिलन पथिक, मानसी। भारत भूषण अग्रवाल का छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ अप्रस्तुत मन। देखिए, 65 क्वेश्चन है। अगर प्रेम खूंखार से रहे तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। यह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियाँ गोदान उपन्यास में किस पात्र के द्वारा कहा गया है? तो यहाँ पे गोविंदी, सोना, सिलिया या फिर मालती। तो इसका सही जवाब क्या है? मालती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सखी नील नभस्सर से उतरा यह हंस, आहा तीरता तीरता अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। ऊपरी पंक्तियों में हंस किस अलंकार से संबंधित है? अपहुति, उत्प्रेक्षा, रूपकातिशयोक्ति या फिर उपमा। तो इसका सही जवाब क्या है? रूपकातिशयोक्ति। यदि क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं ना तो भी आप देख लीजिए ताकि रिवीजन हो जाए।
क्वेश्चन नंबर 57 की बात की जाए तो फिर यहाँ पे आपको मिलाना है कविताओं से। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जूही, एक मिनट इधर थोड़ा हो जाओ। जूही की गली 1916 की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, भारत भारती 1912, मैथिली शरण गुप्त की, प्रिय प्रवास 1914, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, प्रथम रश्मि 1919, सुमित्रानंदन पंत की है। ये सब रचनाएं जो नेट के सिलेबस में, उसको जरूर अच्छे से सन उसका याद करते हुए चले। क्वेश्चन 58 है, जीवनी परक कृतियों में कौन सी कृति रोमा रोला की है? बापू की झांकियाँ, महात्मा गांधी, विश्व के अद्वितीय पुरुष, अकाल पुरुष गांधी। तो इसका जो सही जवाब है ना, वह आपका है महात्मा गांधी, विश्व के अद्वितीय पुरुष। ठीक है। क्वेश्चन 59 है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन 60 है, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? तो यहाँ पे सही जवाब है नेपाली है, राजस्थानी, कांगड़ी, गोंडवी नहीं है। बाकी यहाँ पे आप 22 भाषाओं को देख सकते हैं। जहाँ तक हमें याद आ रहा है वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यानी बुक में भी 2 बार दे दिया है। कोई बात नहीं, फिर से हम लोग कर लेते हैं ताकि रिवीजन हो जाए। कोई रिवीजन के तौर पे ही मान के चलिए आप, इसीलिए हम फिर यहाँ पे विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे ज़रूरत होगा करते भी रहेंगे। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? तो देखिए, इसका सही अनुक्रम ऑप्शन नंबर डी है, नाट्यशास्त्र, फिर काव्यालंकार, फिर ध्वन्यालोक, फिर साहित्य दर्पण। इनके रचनाकारों के नाम भी या फिर प्रवर्तकों के नाम भी जरूर जानिए। नाट्यशास्त्र के आचार्य भरत मुनि, काव्यालंकार के भामा, ध्वन्यालोक के आनंदवर्धन, साहित्य दर्पण के आचार्य विश्वनाथ। क्वेश्चन 72 है, इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है। क्या करें कि मतलब बस हम आंसर कर रहे हैं तो पूरा हम कर लेते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन तक, क्योंकि 90 से 100 पैराग्राफ ही है तो उसका बस आंसर देखना है। और यहाँ पे हम लोग 90 तक हमें आंसर कर लेना है। रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है महादेवी वर्मा का। ठीक है, और कितनी अच्छी बात कही गई है, कितनी सच्ची बात, इसको आप पढ़ेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन 73 है, कौन सी रचनाएं केशव दास की हैं? तो यहाँ पे रसिक प्रिया है और आपका विज्ञान गीता है। ऑप्शन नंबर ए और सी, रसिक प्रिया और विज्ञान गीता। क्वेश्चन 74 है, नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी, मतलब क्वेश्चन नंबर 74 आप देखिए, क्वेश्चन 74 जो है यह है, नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा रचित हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य किसे माना है? तो इसका सही जवाब है आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पे चोट। ठीक, इधर 74 के बाद क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। 75 नहीं, इधर 69 कहाँ से आ गया? कुछ छूटा है क्या? एक मिनट, 72, 74 के बाद ये क्या हो गया? 65, 66, 71, 74, फिर यहाँ पे 75। एक मिनट, देखिए क्या हुआ कि 60 के बाद बीच में पेज ऊपर नीचे हो गया था तो 71 चला गया था। तो फिर से हम 60 के बाद 61 से करते हैं। ठीक है, असुविधा के लिए खेद है। अब रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चन आगे पीछे होने से क्या मतलब है। मतलब हम फिर भी सही कर दे रहे हैं, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। कालरिज के काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखिए, जयवादी सिद्धांत है। क्वेश्चन बाकी यहाँ पे भी देख सकते हैं, स्वच्छंदतावाद के वर्ड्सवर्थ, यथार्थवाद के कार्वे, संरचनावाद के प्रोफेसर फार्नदास, डी सस्यूर, प्रतीकवाद के बादलेयर, बीमवाद के टी ह्यूम, अजनबीपन के स्केलोवस्को, विखंडनवाद के जियाक दरिदा हैं।
क्वेश्चन 62 है, यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है, मैंने केवल बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है, जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत मेरा है, अपना है, आपको उसका संभागी बनने की उदारता मुझ में नहीं है, बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। यह कथन किसका है? यह डॉक्टर नगेंद्र का है, डॉक्टर नगेंद्र। 63 है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व का चित्रण हुआ है? तो मानस का हंस में। ठीक है, ये सब रिवीजन क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है और दोबारा कराया जा रहा है। राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1936 में। ठीक, बाकी रचनाओं को भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। लाला श्रीनिवास दास ने निम्नलिखित में से किन विधाओं में लिखा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए और बी, यानी कि नाटक और उपन्यास लिखा है, बस 2 ही विधा में। 66 तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा कसम नहीं खाई थी? न लादने की कसम खाई थी, न लादने की कसम खाई थी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। दुल्हन की डोली नहीं खाई थी पूछा है ना, और खाई थी यहीं 3, कंपनी की औरत, चोरी बाजार का सामान, बांस। न लादने की यह कसम खाई थी, दुल्हन की डोली यह कसम उसम नहीं खाई थी। 67 है, गैंग्रीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी? तो आपको पता ही है, क्या पता है कि शांत नहीं थी, उद्धत और चंचल थी, पुस्तक पढ़ने के शौकीन भी नहीं थी, चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। ठीक है, वहीं इसीलिए तो लेखक वहाँ पे जाके आश्चर्यचकित हुआ कि यहाँ पे अन्य रचनाएं भी आप देख सकते हैं अच्छे से। आश्चर्यचकित हुआ कि कैसे यह शांत हो गई, कैसे यह जीवन को काट रही है। क्वेश्चन 68 है, मनु भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास के विभिन्न परीक्षाओं में किस पक्ष को उपेक्षित मानती हैं? तो यहाँ पे मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व को। क्वेश्चन 69 है, नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतरण प्रकाशित हुआ है? तो जूही की कलिका। अगला है, शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया, न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। यह किस लेखक का कथन है? तो यह है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। और इसके बाद आपका हमने देखा ही था 71 हमने देखा ही था कि ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है, और इसके प्रवर्तकों को भी हमने देखा था। 72 भी हमने देखा था, 72 हमने देखा था कि महादेवी वर्मा का कथन है। 73 हमने देखा रसिक प्रिया और विज्ञान गीता है, और 74 हमने नामवर सिंह का भी देखा है कि यह आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पे चोट है। इसके बाद हम लोग 75 पे आ गए थे। 75 देखिए, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम की बात की जाए तो यहाँ पे केशव, बिहारी, मतीराम और घनानंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, केशव 1555, बिहारी 1595, मतीराम 1604 और घनानंद 1673। क्वेश्चन 76 है, यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आज़ाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? तो इसका सही जवाब है कम्युनिस्ट पार्टी का। बाकी विश्लेषण यहाँ पे आप देख सकते हैं अन्य रचनाओं के साथ। क्वेश्चन 77 है, शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? तो महादेवी वर्मा को, महादेवी वर्मा को। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 78 है ना, हाँ 78 ही है। देखिए 78 में आपको है मतलब मिलाना है यहाँ पे, 78 में यहाँ पे मिलाना है कि कौन किसकी कविता है। मतलब यहाँ पे देख लीजिए, मैं बकता नहीं हूँ कविताएं ईजाद करता हूँ गाली। ठीक है, मैं बकता नहीं हूँ कविताएं ईजाद करता हूँ गाली, यह किसका है? यह आपका है श्रीकांत वर्मा का, पहला वाला। दूसरा है, इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं कविता पेट से सुनी जाती हैं। तो यह आपका किसका कथन है? तो यह आपका है धूमिल का। ठीक है, और तीसरा है, आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी, और यह किसका है? यह है आपका रघुवीर सहाय का। यहाँ पे है ना, 1 मिनट यहाँ पे, चलो यार पेंसिल, यह मतलब रघुवीर सहाय का है। और चौथा जो बचा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, मैं नया कवि हूँ इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, व्यंगकार के रूप में जाने जाते हैं अधिकतर। अगला क्वेश्चन है 79 सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम यहाँ पे हमें लगाना है।
सुरेंद्र वर्मा के सही नाटकों का, तो यही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द्रौपदी, आठवां सर, शकुंतला की अंगूठी, रति का कंगन। क्वेश्चन 80 की बात की जाए तो मतलब हम लोग यहाँ पे आप विश्लेषण भी देख सकते हैं, हम लोग एक बार कर चुके हैं तो फिर दोबारा इसको रिवीजन के तौर पे कर रहे हैं और पूरा 50 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 90 से लेके 91 से लेके 100 तक आपका 10 क्वेश्चन पैराग्राफ ही है। हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 351 का। बाकी का आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन 81 है, गांधीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इसमें विचार स्वतंत्र का अभाव है। इसका सही जवाब ये हो जाएगा, बाकी कथन सही है, ठीक है, ABD। क्वेश्चन 82 है, बाली का सपूत कपिकूल पुरहुत रघुवीर जू को धूत धरी रूप विकराल को, यह किस रचनाकार का है? तो सेनापति का है। सेनापति, ठीक। बाकी यहाँ पे देखते हैं 83, कलि कौतिक के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र हैं कलि कौतिक के रचनाकार। बाकी रचनाएं देख सकते हैं यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र के, भारतेंदु हरिश्चंद्र के विश्लेषण के तौर पे। क्वेश्चन 84 है, बच्चन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया, ऊपर कथन किस कहानी का है? तो यह तो है राजा निर्बंसिया का, ठीक है, जिसके रचनाकार कमलेश्वर है। कमलेश्वर के अन्य कहानियों को भी यहाँ पे देखा जा सकता है। क्वेश्चन कितना था ये? 84, 85, 84 के बाद 85। भीष्म साहनी के नाटकों की कौन सी विशेषताएं हैं? भीष्म साहनी के नाटकों की कौन सी विशेषताएं हैं? यहाँ पे ऑप्शन है और यहाँ पे A और C सही है, मतलब कि भारतीय नारी की पीड़ा की प्रभावी प्रस्तुतिकरण है, और सी है आपका मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार और तानाशाही की सामयिक संगति है, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं भीष्म साहनी के और प्रमुख नाटक कौन कौन है। क्वेश्चन 86 है, शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषताओं का उल्लेख नहीं किया है? नहीं पे गौर कीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर B है, इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है, यह इसका उल्लेख नहीं किया है, तो यही आंसर हो जाएगा। और जिसका उल्लेख किया है वह आपका ACD है। क्वेश्चन 87 है, निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक क्या मतलब कि सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं पूछा है ना। बाकी आपका सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, वर्गीय पूर्वाग्रह, अतीत के गौरव गाथाएं, ये सब है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। क्वेश्चन 88 देखते हैं। 88 कहाँ गया? कौन सी रचना पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है? तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि आदि पुराण, योगसार, जसहर, चरऊ, उत्तर पुराण। देखिए, आयोग ने इस प्रश्न को समान अंक दिए हैं सबको। पुष्पदंत की रचनाओं की बात की जाए तो तीर्थ मतलब ऑप्शन सही नहीं है दिए गए ऑप्शन के अनुसार, तो यहाँ पे विश्लेषण देख लीजिए। तो पुष्पदंत की रचनाएं देखिए ये कौन सा है? तिरसठी, महापुरीम, गुणालंकार, रलय, कुमार चरऊ, जसहर चरऊ, यह सब है। पुष्पदंत ने अपने काव्य में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति भी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 89 है, निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पद्यवल्लरी क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक वैलक्षण्य लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में है। ऊपर कथन किसका है? तो यह सही जवाब है, यह शुक्ल का है। यदि ऑप्शन में आपको नहीं आ रहा है दिए गए ऑप्शन में और शुक्ल जी हैं तो आप शुक्ल जी को लगा दीजिएगा। देखिए, यह असर्शन और रीजन है। कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप में सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने लाती है। और तर्क है या वह विकसित कमल के सौंदर्य का चित्रण जो करती है, पर 100 नोचते कुत्तों के विभत्स व्यापार की झलक नहीं दिखाती, क्योंकि विभत्स व्यापार का चित्रण शास्त्रानुमोदित नहीं है।
तो इसका देखिए, इसका आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर आपका है ए, यानी कि पहली बात सही है, दूसरी बात गलत है। ठीक, दूसरी बात गलत है, पहली बात सही है। अब हमारा 91 का क्या फिर पैराग्राफ नहीं है क्या? हाँ, यह भी कथन और कारण है, मतलब उस समय के जैसा भी पैटर्न रहा हो। देखते हैं आगे किस प्रकार से है। 91 भी आपका क्या है? कारण है, स्थापना, असर्शन और रीजन है, यानी स्थापना और तर्क है। बिंबवाद में शब्दों की कम खर्ची भाषा के समास गुण, कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिकाधिक अर्थ व्यंजना को महत्व दिया गया है। कारण है, बिंबवाद के समर्थक का मानना था कि विषय का सपाट और प्रत्यक्ष निरूपण किया जाना चाहिए। तो क्या है, इसमें भी पहली बात सही है और दूसरी बात गलत है। यह सही है, यह गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 92 भी है, मतलब वही पैटर्न था उस समय का। पैराग्राफ के स्थान पे यह ज़्यादा पूछा गया था, स्थापना और तर्क, एसर्शन और रीजन। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। और कारण दिया है, केवल मनोरंजन करना कविता का उद्देश्य नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका है कि दोनों बातें आपकी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे सही जवाब। आगे देखते हैं क्वेश्चन 93। मतलब एसर्शन है, 19वीं शताब्दी का नवजागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न इस बात में है कि वह उपनिवेशवादी दौर की उपज है। तर्क है, उनकी ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान है। तो इसमें क्या है कि पहली बात सही है, दूसरी बात गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी है। क्वेश्चन 94 है, कला का आस्वाद युग निरपेक्ष नहीं होता है। तर्क है, शाश्वतता का गुण कालजयी कलाकृतियों में सहज अंतर्भूत नहीं होता है। तो इसका सही जवाब क्या है कि बातें दोनों गलत हैं, तो दोनों गलत किसमें दिया है? ऑप्शन बी में। क्वेश्चन 95 है, कारण और मतलब कि स्थापना और कारण। तर्क ए है, एसर्शन है, यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है, यह बात सही है। और तर्क है, कल्पना काव्य का अनिवार्य साध्य है, यह बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, ए सही बी गलत। देखिए यहाँ पे स्थापना और कारण दिया था, तर्क दिया था, और इसके बाद आपके गद्यांश आ गया। अब 5 क्वेश्चन गद्यांश पे, मतलब उस समय वही पैटर्न था 19 में। तो यहाँ गद्यांश को अच्छे से देख लीजिए और इसका आंसर हम बता देते हैं। 96 का आंसर आपका डी है, और बार बार दिया है का 96 का डी है, 96 का डी है, री है। 97 का देखिए थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन दिक्कत की बात नहीं है। 97 का आपका क्वेश्चन का आंसर बी है। 98 का आपका ए है। 99 का आपका सी है, और फिर 100वें नंबर के क्वेश्चन का आपका सी है। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हुए। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। कमेंट के माध्यम से अपने जो भी बात है बताते रहिए। टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।